Fixed and variable cost. The ideas of fixed cost and variable cost are very important as far as engineering economics, cost accounting, management accounting, and business overall is concerned. Uh, we need to define fixed cost and variable cost. So fixed costs are those costs which are unaffected by the changes in activity level over a feasible range of operations for the capacity or capability available. नॉर्मली जब हम फिक्स कॉस्ट को डिफाइन करने की कोशिश करते हैं तो फिक्स कॉस्ट का ये कतन मतलब नहीं है कि ये वो कॉस्ट है जो हमेशा फिक्स रहेगी। रादर देन फिक्स कॉस्ट का सिंपली मतलब ये है कि फिक्स कॉस्ट का कोई रिलेशनशिप एक्टिविटी लेवल के साथ चेंज नहीं होता। यानी कि मिसाल के तौर पर एक क्लास जिसके अंदर एक टीचर पढ़ा रहा है और वहाँ 15 स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, अगर उसी क्लास में 15 स्टूडेंट्स के बजाय 25 स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो टीचर्स की पेमेंट के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। एक क्लास जिसमें 15 स्टूडेंट्स बैठ के पढ़ रहे हैं और उसके अंदर एक एसी चल रहा है, अगर उस 15 स्टूडेंट्स की जगह 25 स्टूडेंट्स हो जाएंगे तो उस एसी की कॉस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, एक ख़ास लेवल तक उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ऐसा हो सकता है कि जब उसी क्लासरूम में 25 के बजाय 50 स्टूडेंट हो जाए तो जो यूनिवर्सिटी का डिपार्टमेंट है वो हो सकता है कि उस 50 स्टूडेंट्स की क्लास को 2 हिस्सों में ब्रेक कर दे, उस वक्त कॉस्ट में फ़र्क पड़ जाएगा, लेकिन नॉर्मल लेवल पे कोई ख़ास फ़र्क, कोई मेजर फ़र्क चेंज नहीं आएगी उसके अंदर। दिस इज़ द आइडिया ऑफ फिक्स कॉस्ट। इसके मुकाबले में वेरिएबल कॉस्ट, हम उन कॉस्ट को कहते हैं जिसका डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है ऑपरेशंस के साथ, जिनका डायरेक्ट अपना रिलेशनशिप होता है एक्टिविटी लेवल के साथ। मिसाल के तौर पर अगर हम एक बोर्ड मार्कर प्रोड्यूस कर रहे हैं और उस बोर्ड मार्कर के अंदर 5 रुपये या 10 रुपये का मटेरियल इस्तेमाल होता है, तो अगर हम 2 मार्कर बनाएंगे तो 20 रुपये का मटेरियल इस्तेमाल होगा, अगर हम 100 मार्कर बनाएंगे तो 1000 रुपये का मटेरियल इस्तेमाल होगा। That is the idea of variable cost. So fixed cost has no relationship with the activity level, whereas variable cost has a direct relationship with the activity level. There is another concept which is called incremental cost. This is also known as marginal cost. Incremental cost और marginal cost का मतलब ये होता है कि अगर आप एक मज़ीद यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो एक मज़ीद यूनिट प्रोड्यूस करने पे जितना एक्सपेंडिचर आता है दैट इज़ नोन एज incremental cost or marginal cost. The idea of incremental cost or marginal cost is extremely and very heavily used in management accounting, in finance, and in engineering economic problems. Let's try to understand the concept of fixed cost versus variable cost with the help of an example. We have a problem, और ये प्रॉब्लम कुछ इस किस्म की है कि एक कॉन्ट्रैक्टर ने किसी जगह रोड के ऊपर, हाईवे के ऊपर कुछ सरफेसिंग करनी है और उसके सामने सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अपना असफाल्ट मिक्सिंग प्लांट किधर लगाएगा। उसके पास 2 साइट्स हैं, उन 2 साइट्स का हिसाब किताब कुछ तरीके से है कि साइट ए जो है उसका रोड के साथ जहाँ पे उसने सर्विसिंग करनी है उसका डिस्टेंस तकरीबन 6 माइल्स का है, जबकि साइट बी का जो डिस्टेंस है उस रोड से वो तकरीबन 4.3 माइल्स का है। इसका मतलब है साइट बी जो है वो रिलेटिवली करीब है, लेकिन साइट बी जो कि रिलेटिवली करीब है इसलिए उसका जो मंथली रेंट है वो $5000 है, जबकि साइट ए का मंथली रेंट सिर्फ $1000 है। इसके मुकाबले में साइट बी के ऊपर उस असफाल्ट मिक्सिंग प्लांट के सेटअप करना और उसको रिमूव करने की जो कॉस्ट है वो $25000 है, जबकि साइट ए के ऊपर सिर्फ $15000 है। अच्छा, अब जो कॉन्ट्रैक्टर ने एस्टिमेट किया है कि उसको तकरीबन जॉब लोकेशन से लेकर मिक्सिंग प्लांट तक जितना उसने असफाल्ट लेकर जाना है उसकी तकरीबन उसको जो कॉस्ट आएगी वो $1.15 पर क्यूबिक यार्ड माइल आएगी। इसके अलावा जो हॉलिंग एक्सपेंसेस के बारे में बता दिया, इसके अलावा साइट ए के ऊपर ये एक और फ़ायदा ये है कि यहाँ पे किसी किस्म के फ्लैग पर्सन की ज़रूरत नहीं होगी, जबकि साइट बी के ऊपर फ्लैग पर्सन की ज़रूरत भी होगी और वो फ्लैग पर्सन की जो कॉस्ट है दैट इज $96 पर डे। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड इन दिस प्लांट इन दिस वर्क एक्टिविटी। सो वो आगे बताता है कि जॉब रिक्वायर्स 50,000 क्यूबिक यार्ड ऑफ मिक्स्ड असफाल्ट पेविंग मटीरियल, कि हमें तकरीबन 50,000 क्यूबिक यार्ड का मटीरियल चाहिए होगा और तकरीबन 4 महीने लगेंगे और उन 4 महीनों में 17 वीक्स और हर वीक के अंदर 5 वर्किंग डेज विल बी रिक्वायर्ड फॉर द जॉब। नाउ what we have to do, we have to compare 2 sides in terms of their fixed cost, variable cost and total cost। और हम ये एज्यूम कर रहे हैं यहाँ पे कि कॉस्ट ऑफ रिटर्न ट्रिप इज
negligible. So we have to decide that which is the better site, and for selected site how many cubic yard paving material. First of all we have to decide which is the better site, and obviously better site is जहाँ पे आपकी टोटल कॉस्ट कम है. दूसरे पॉइंट पे हमें ये मालूम करना है कि जो भी साइट हम सेलेक्ट कर लेंगे, for the site selected, how many cubic yard of paving material does the contractor have to deliver before starting to make a profit if paid 8.05 per cubic yard delivered to the job location. अब हमें कह रहा है कि अगर उसको हम प्राइस पे करें $8.05 पर क्यूबिक यार्ड, तो कितने क्यूबिक यार्ड के काम करने के बाद सप्लायर का या कॉन्ट्रैक्टर का जो काम कर रहा है उसका प्रॉफिट स्टार्ट हो जाएगा. दिस इज द क्वेश्चन. सो एक हमें उसका ब्रेक इवन पॉइंट मालूम करना है कि जी किस पॉइंट के बाद प्रॉफिट स्टार्ट होता है, और दूसरा हमें मालूम करना है कि कौन सी बेटर साइट है. अगर हम दोबारा मूव करने की कोशिश करें क्वेश्चन के ऊपर, तो आप देखें इसके अंदर कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जिनका प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, और कुछ एक्सपेंडिचर ऐसे हैं जिनका ताल्लुक है. मिसाल के तौर पर रेंटल का कोई ताल्लुक नहीं है, कॉस्ट ऑफ सेटअप का कोई ताल्लुक नहीं है, हॉलिंग एक्सपेंस का डायरेक्ट ताल्लुक है प्रोडक्शन के साथ, बिकॉज दैट इज़ $1.15 पर क्यूबिक यार्ड माइल. इसका डायरेक्ट प्रोडक्शन से ताल्लुक है. फ्लैग पर्सन का भी प्रोडक्शन से कोई ताल्लुक नहीं है, एक जगह कॉस्ट है और दूसरी जगह कॉस्ट नहीं है. सो लेट्स सी हाउ दिस क्वेश्चन विल बी सॉल्व. फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इसको डिफाइन कर लिया कि कौन सा फिक्स कॉस्ट है, कौन सी वेरिएबल कॉस्ट है. तो रेंट, सेटअप एंड फ्लैग पर्सन इज द फिक्स कॉस्ट, हॉलिंग इज द वेरिएबल कॉस्ट. चूँकि रेंट आपको बता दिया गया सवाल में, वो आपने वैसे ही नोट कर लिया, सेटअप वैसे ही नोट कर लिया. सबसे पहली बात अब हम साइट ए में देख लेते हैं कि हॉलिंग एक्सपेंस कैसे आया. हॉलिंग एक्सपेंस आपको पता है कि हमारे पास जो कॉस्ट है दैट इज़ 1.15 पर क्यूबिक यार्ड माइल की कॉस्ट है, और हमारे पास कितने क्यूबिक यार्ड की ज़रूरत है हमें बेसिकली ज़रूरत है 50,000 की, और हमारे पास डिस्टेंस कितना है यहाँ से लेकर उस जॉब तक का, दैट इज़ 6 माइल्स. सो दिस इज़ हाउ व्हेन वी मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 1.15 वी गेट द हॉलिंग एक्सपेंस फॉर साइट ए. नाउ इफ़ वी लेट्स मूव टू साइट बी, तो आपको याद होगा कि साइट ए के अंदर फ्लैग पर्सन रिक्वायर्ड नहीं था, तो फ्लैग पर्सन की कॉस्ट 0 है. हाउएवर साइट बी के अंदर फ्लैग पर्सन इज़ रिक्वायर्ड, और फ्लैग पर्सन की कॉस्ट ही $96 पर डे, जो कि आप यहाँ पे 17 वीक्स काम करेंगे और हर वीक में 15 डेज होंगे. इस तरीके से 96 मल्टीप्लाई बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 5 वी विल हैव अ कॉस्ट ऑफ फ्लैग पर्सन जो कि $8,160 होगी. इसी तरीके से हॉलिंग एक्सपेंस की भी जो कॉस्ट है वहाँ पे इसी तरीके से आएगी कि 1.15 मल्टीप्लाई बाय 50,000 मल्टीप्लाई बाय 4.3. इस तरीके से आप अगर देखें तो मुझे ये नज़र आता है कि हालांकि नॉर्मल सेंस के अंदर मुझे ये नज़र आ रहा था कि साइट बी वॉज कॉस्टली एक्सपेंसिव साइट. हाउएवर जब हमने टोटल कॉस्ट का एग्जांपल किया तो हमें पता चला कि साइट ए महंगी हो गई है और साइट बी जो है वो सस्ती हमें पड़ रही है. तो साइट ए एंड साइट बी में जब आपने अपने कंपैरिजन करना है तो हमें ये पता चला कि साइट बी इज़ अ बेटर वन, बिकॉज साइट बी हैज़ अ लार्जर फिक्स कॉस्ट बट स्मॉलर टोटल कॉस्ट, क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल कॉस्ट की वजह से डिफरेंस आ रहा है. तो पहला जो मसला था वो हमारा हल हो गया, जिसमें हमें ये मालूम करना था कि हमें कौन सी साइट को सिलेक्ट करना है. अब अगर हम दोबारा सवाल को फोकस करें तो हमें नज़र आएगा कि उसने कहा था कि जो साइट आप सिलेक्ट करेंगे, अब ये फैसला करना है कि उस साइट के अंदर किस पॉइंट के ऊपर जाके आपका प्रॉफिट शुरू होता है कॉन्ट्रैक्टर का. ये जो पॉइंट है जहाँ पे जाके प्रॉफिट शुरू होता है, इसी को एक्सप्लेन करने का दूसरा तरीकाकार ये होता है कि उस पॉइंट से पहले कोई प्रॉफिट नहीं हो रहा. तो वो पॉइंट कौन सा है? वो ऐसा पॉइंट है जिसको आप ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं, जहाँ पर टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू बराबर हो जाते हैं. ठीक है, यानी कि कॉन्ट्रैक्टर विल बिगिन टू मेक अ प्रॉफिट एट अ पॉइंट वेयर टोटल रेवेन्यू इक्वल्स टोटल कॉस्ट एज ए फंक्शन ऑफ क्यूबिक यार्ड ऑफ एस्फाल्ट पेमेंट मिक्स डिलीवर्ड बेस्ड ऑन साइट बी वी हैव. अब हमें चूँकि हमने साइट बी डिसाइड कर ली, तो अब हमें ये पता चल गया है कि साइट बी के अंदर कॉस्ट किस हिसाब से वेरिएबल कॉस्ट बनेगी. $1.15 पर क्यूबिक यार्ड माइल था, तो चूँकि आपको यहाँ पे माइल का रेट, माइल का डिस्टेंस पता है कि 4.3 माइल्स डिस्टेंस है फ्रॉम प्लांट टू दी जॉब लोकेशन जो कि रोड है. तो इसका मतलब है मुझे ये पता चल गया कि हमारे पास 4.945
इन वेरिएबल कॉस्ट डिलीवर्ड आ गई हमारे पास कि ये हमारे पास डिलीवर्ड होगी। अब जितने क्यूबिक यार्ड डिलीवर करेंगे ये उतनी कॉस्ट हो जाएगी। चूँकि हम ब्रेक इवन की बात कर रहे हैं तो ब्रेक इवन कैसे निकला, ब्रेक इवन है टोटल कॉस्ट माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, या मैं इसको दूसरा तरीके से डिफाइन करूंगा कि टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू जीरो, कि जो पैसा आ रहा है और जो पैसा खर्च हो रहा है उनके दरमियान कोई डिफरेंस नहीं है, यानी कि ना कोई प्रॉफिट हो रहा है और ना कोई लॉस हो रहा है, मैं जो कमा रहा हूँ उतना ही खर्च कर रहा हूँ। दैट इज द आइडिया ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। अब यहाँ पे देखिए कॉस्ट क्या है। आप अगर यहाँ पे थोड़ा सा, अब आपको यहाँ पे गौर करना पड़ेगा। यहाँ पे कॉस्ट की सिचुएशन बेसिकली इस तरीके से है कि आपके पास सबसे पहले तो इन तीन शक्लों के अंदर आपके पास फिक्स कॉस्ट मौजूद है एंड दैट इज द फिक्स कॉस्ट जो कि कभी चेंज नहीं होगी। उसके बाद दूसरी कॉस्ट आपके पास मौजूद है, दिस इज वेरिएबल कॉस्ट, और इस वेरिएबल कॉस्ट का ताल्लुक इसके साथ है कि आप जितना यूज करेंगे उतना, ठीक है। तो चूंकि हमने अब यहाँ पे ये पता चल चुका है कि ये हमारे पास पर क्यूबिक यार्ड की कॉस्ट है, तो अब कितने क्यूबिक यार्ड हैं उसको मैंने यहाँ पे एक्स फर्ज कर लिया कि दिस इज अ क्यूबिक यार्ड। क्योंकि मुझे पता नहीं है कि किस क्यूबिक यार्ड के ऊपर कॉस्ट और रेवेन्यू बराबर हो जाएंगे, और रेवेन्यू कितना आ रहा है वो हमें बता दिया है कि जी कॉन्ट्रैक्टर को $8.05 पे हो रहा है, और जाहिर है जितने क्यूबिक यार्ड होंगे वो उससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। सो दिस इज अ सिंपल इक्वेशन दैट 53,160 प्लस 4.945x इज इक्वल टू 8.05x। आपका रेवेन्यू इज इक्वल टू कॉस्ट हो गया। इसको मैं अगर सॉल्व करूं तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी एंड दैट इज 17,121 क्यूबिक यार्ड डिलीवर्ड। इट्स मीन जैसे ही एक कंपनी, ये जो कॉन्ट्रैक्टर है, ये 17,121 क्यूबिक यार्ड असफाल्ट को डिलीवर करेगा, वहां पर जाके इसकी कॉस्ट और इसके एक्सपेंसेस बराबर हो जाएंगे। इसके बाद से ये जितना मजीद डिलीवर करता जाएगा इसको प्रॉफिट होता जाएगा। तो इसने टोटल डिलीवरेंस करनी कितनी है, दैट इज 50,000 क्यूबिक यार्ड। तो 17,121 इज द ब्रेक इवन पॉइंट, और इसके बाद इसका प्रॉफिट जो है वो बिल्कुल उसी तरीके से स्टार्ट हो जाएगा। देयरफॉर बाय यूजिंग सिंग साइड बी the contractor will begin to make a profit on the job after delivering 17,121 cubic yard of material. This is how we see कि एक सवाल के अंदर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट किस तरीके से एक दूसरे के साथ चेंज होती हैं। और बहुत दफ़ा ऐसा होता है कि आपको एक कॉस्ट देखने में ज़्यादा नज़र आ रही होती है कि ये आपको महंगा पड़ रहा है, लेकिन जब आप टोटल कॉस्ट के साथ उसको कंपेयर करती हैं तो वो आपके पास कॉस्ट otherwise कम होनी शुरू हो जाती है। So that is why it is very important to understand the dynamics of fixed cost and variable cost and also incremental cost in any engineering problem and in finance and management accounting problems. Thank you.